Hello students, welcome to this video of academic session 2025 to 26। आज के इस सेशन में हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बुक नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है। तो चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक कोटेशन दे रखी है जो कि राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कही थी। इस कोटेशन में बताया कि कैसे एक कंट्री की पहचान वहाँ के मेन एंड वुमेन से होती है, वहाँ के लोगों से होती है, वहाँ की पॉपुलेशन से होती है। और पॉपुलेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंट्री का। कंट्री की जो रियल वेल्थ है वो वहाँ के पीपल, वहाँ के लोग हैं, और यही पीपल जो है कंट्री का एक्चुअल रिसोर्स है, और इन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करने वाले वहाँ के पीपल हैं। तो चलिए हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सर्फेस। इसमें बताया कि कैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है हमारी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ एरियाज़ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वो डेंसली पॉपुलेटेड है, कुछ एरियाज़ है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है तो वो स्पेसली पॉपुलेटेड है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है। जॉर्ज बी क्रीसी ने बताया है पॉपुलेशन ऑफ एशिया के बारे में। उनने बताया कि कैसे मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर मैनी। उनने बताया कि कैसे एक बड़े लैंड एरिया में भी पॉपुलेशन बहुत कम होता है और एक छोटे लैंड एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है सिर्फ 10% ऑफ लैंड एरिया में रहता है, मतलब इतने छोटे कम लैंड एरिया में 90% ऑफ पॉपुलेशन रहती है। और 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री में रहती है, और वो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडिया, चाइना। बुक में हमें चाइना दे रखा है, पर अगर हम अभी देखें तो इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, पर अभी हम NCERT पढ़ेंगे तो हम अभी चाइना ही लेंगे। तो चाइना, इंडिया, USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मैक्सिको, ये हमारी 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री है जिसमें 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है। और इन्हीं 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री में से 6 जो कंट्रीज़ है वो लोकेटेड है एशिया में। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम इस बात पे बात करेंगे। जब हम नंबर ऑफ पीपल एंड साइज ऑफ लैंड का रेशियो निकालते हैं, जब हम इन दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं तब हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आता है। इसको यूजुअली हम मेजर करते हैं पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में। इसका फॉर्मूला है पॉपुलेशन अपॉन एरिया। पॉपुलेशन अपॉन एरिया, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है कि कैसे एक कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो 1 करोड़ पीपल है और वहाँ पे लैंड एरिया जो है 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ज़ीरो हम कट कर सकते हैं, तो देन हमारा आ जाएगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 100% स्क्वायर किलोमीटर। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कुछ एरिया जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, कुछ एरिया जो है वो स्पेसली पॉपुलेटेड है, वहाँ पे लेस पॉपुलेशन है। क्या रीज़न है जिन वजह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन होता है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जोग्राफिकल फैक्टर्स। इसमें आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पीपल जो है, लोग जो है वो वहाँ रहना प्रेफर करते हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर जो है इजीली अवेलेबल हो, क्योंकि जो वाटर है वो एक एसेंशियल डेली यूज़ है, चाहे वो ड्रिंकिंग के लिए हो, खाना बनाने के लिए हो, फार्मिंग के लिए हो, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हो या इंडस्ट्रीज़ के लिए हो। वाटर जो है वो एक एसेंशियल डेली यूज़ है। जहाँ पे पानी नहीं होगा वहाँ लोग रहना वैसे भी प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये जो एक्टिविटीज़ है ये नहीं हो पाएगी। वाटर जो है वो सपोर्ट करता है लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। तो जो लोग हैं वो वहीं रहना प्रेफर करेंगे जहाँ पे वाटर जो है वो इजीली अवेलेबल हो, जैसे कि रिवर वैली। नेक्स्ट है हमारा लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म जैसे कि फ्लैट प्लेन्स, जेंटल स्लोप, ये जो एरिया है ये डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, क्योंकि इन एरियाज़ में हम फार्मिंग, बिल्डिंग रोड्स एंड इंडस्ट्री जो है वो हम इजीली कर सकते हैं। ये एरियाज़ इन सब चीज़ों के लिए सूटेबल है। अब जैसे अगर हम हिमालयन रीजन्स की बात करें, हिमालयन माउंटेन्स की बात करें, तो यहाँ पे फार्मिंग करना या फिर बिल्डिंग रोड्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना ईजी नहीं होगा, जिस वजह से लोग यहाँ पे रहते नहीं है और ये जो एरियाज़ है वो स्पेसली पॉपुलेटेड हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे लेस पॉपुलेशन होती है। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट जैसे कि बहुत ही हार्श क्लाइमेट होते हैं ना, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, जैसे कि डेजर्ट एरियाज़ में वेरी हॉट या वेरी कोल्ड क्लाइमेट्स, या फिर जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है वहाँ लोग रहना प्रेफर नहीं करते। लोग ऐसे एरियाज़ में रहना प्रेफर करते हैं जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर हो, ना ज़्यादा ठंडी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, जैसे कि मेडिटेरियन रीजन्स। नेक्स्ट है हमारा सॉइल। सॉइल जैसे कि फर्टाइल सॉइल, लूमी सॉइल, जहाँ पे फार्मिंग करना ईजी हो, ये सब जो कि सपोर्ट करे फार्मिंग को। ये जो एरियाज़ है यहाँ पे फार्मिंग करना काफ़ी ईजी होता है और यहाँ पे लोग रहते भी है क्योंकि फार्मिंग काफ़ी ईजी है। तो ये एरिया जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक
फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमारा आ जाएगा मिनरल्स जैसे कि मिनरल रिच एरियाज होते हैं, वहाँ पे मिनरल रिच एरियाज में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन करना ईजी होता है, तो इस एरिया में जो है इंडस्ट्री जो अट्रैक्ट होती है। मिनरल और इंडस्ट्री जो एरियाज होती है उस वजह से जॉब क्रिएशन भी होता है, क्योंकि और भी वर्कर्स वहाँ पे आएंगे, रूरल अर्बन माइग्रेशन भी होगा। इसका एग्जाम्पल है कटांगा जाम्बिया वाला जो रीजन है, ये कॉपर बेल्ट एरिया है अफ्रीका में। ये भी एरिया जो है काफ़ी मिनरल रिच है, जिस वजह से डेंसली पॉपुलेटेड ये एरिया हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा अर्बनाइजेशन मतलब अर्बन सिटीज़, जहाँ पे फैसिलिटीज जो है इजीली अवेलेबल होगी, जैसे कि जॉब, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये जो सिटीज़ है ये डेंसली पॉपुलेटेड हो जाती है, क्योंकि रूरल अर्बन माइग्रेशन भी होता है, क्योंकि वो इन्हीं फैसिलिटीज़ को देखकर बेटर लाइवलीहुड के लिए यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, यहाँ माइग्रेट कर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रीज़ में बताया कि यहाँ पे मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्कर्स है वो रूरल अर्बन माइग्रेशन करके आते हैं। स्पेशली जो मेन है वो वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए इन सिटीज़ वगैरह में आते हैं। वुमेन जो है वो मैरिजेस के रीजन से यहाँ पे इन सिटीज़ में आती हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए रखा है कोबा, उसका रीजन जो है वो जापान का एक रीजन है, जो कि जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। लास्टली हम रिलीजन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। मतलब लोग जो है वो रिलीजन एंड कल्चर के बेसिस पे भी ट्रैवल करते हैं। उन्हें बताया कि पीपल जो है वो उन एरियाज़ में रहना प्रेफर नहीं करते जहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हो रही हो, वॉर हो रही हो, या किसी भी तरीके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, किसी भी तरीके का ट्रम्बल चल रहा हो, वहाँ पे लोग रहना प्रेफर नहीं करते। तो गवर्नमेंट ने भी ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लाए हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि आप मतलब जो क्राउडेड एरिया है वहाँ से लोग शिफ्ट होके या माइग्रेट करके लेस पॉपुलेटेड एरियाज़ में आ जाए, जिस वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में एक तरीके का बैलेंस बन जाए। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, पॉपुलेशन चेंज का मतलब है कैसे हमारी पॉपुलेशन जो है वो टाइम के साथ साथ बदल रही है। कैसे जो हमारी पॉपुलेशन है पहले इलिटरेट हुआ करती थी, पर जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, सोशल अपलिफ्टमेंट हुआ, हिस्टोरिकल एंड कल्चर बैकग्राउंड जो है वो चेंज होने लग गए, तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो इलिटरेट टू लिटरेट हो गई। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। मतलब ग्रोथ जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉपुलेशन ग्रोथ को हम नंबर्स में भी लिख सकते हैं और परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ का यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कि 2001 में जो हमारी पॉपुलेशन थी वो थी 102.70 करोड़, पर 2011 तक आते आते 121.2 करोड़ हमारी पॉपुलेशन हो गई। और अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो 18.15 करोड़ हमारी पॉपुलेशन होगी। मतलब ये बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि कैसे हमारी जो पॉपुलेशन है वो बदली है 2001 से लेके 11 तक। हमारी जो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है इंडिया में वो है 1.64%। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल ग्रोथ एंड एक्चुअल ग्रोथ। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है जब पॉपुलेशन चेंज को हम परसेंटेज में लिखते हैं तो हम उसे ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था पॉपुलेशन ग्रोथ का, जिसका आंसर 18.15 करोड़ आया था कि कैसे 2001 से लेके 11 तक पॉपुलेशन चेंज हुई है। अगर हम इसी चीज़ को परसेंटेज में लिखें तो हमारा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन आ जाएगा। नेचुरल ग्रोथ होता है बर्थ माइनस डेथ, मतलब एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए हैं उसको आप डेथ के साथ माइनस करोगे, कितने बच्चों की डेथ हुई है, तो बर्थ माइनस डेथ हो जाएगा हमारा नेचुरल ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ में हमारा बर्थ माइनस डेथ होगा, प्लस इन माइग्रेशन कितने लोग आए और कितने लोग गए, माइनस आउट माइग्रेशन अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर होगा एक्चुअल ग्रोथ का। यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ, जैसे कि बर्थ हम 5 लेते हैं एंड डेथ यहाँ पे 10 आ जाएगा, बर्थ माइनस डेथ आ जाएगा हमारा 5 नेचुरल ग्रोथ होगा हमारा। एंड ऐसे ही अगर हम एक्चुअल ग्रोथ की बात करें तो बर्थ जो है वो 10 हो सकता है एंड सेम एज डेथ जो है 5 आपका 5 आ जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया नेचुरल ग्रोथ में। फिर आप इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन करो, इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आपका एक्चुअल ग्रोथ भी आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें हम पॉजिटिव ग्रोथ की बात करेंगे एंड नेगेटिव ग्रोथ की बात करेंगे। पॉजिटिव ग्रोथ में जो बर्थ रेट है, मतलब बच्चे कितने पैदा हो रहे हैं वो ज़्यादा है, और जो डेथ रेट है वो रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब डेथ रेट जो है कम है और बर्थ रेट ज़्यादा है। इस वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो रही है और माइग्रेशन इनटू, मतलब कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं वो भी बढ़ रहा है, मतलब और लोग माइग्रेट कर रहे हैं।
नेगेटिव ग्रोथ में हम पढ़ते हैं कि कैसे जो डेथ रेट है वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है और जो बर्थ रेट है वो और कम होती जा रही है। मतलब बर्थ रेट बहुत कम हो रहा है और डेथ रेट बहुत हो रही है, क्योंकि हो सकता है इस टाइम पे डिजीज़ हो या वॉर हो, इन सब के रीज़न हो सकते हैं। और माइग्रेशन भी इतनी नहीं हो रही है और इसका रिज़ल्ट है कि पॉपुलेशन बहुत डिक्रीज़ हो रहा है, बहुत कम होता जा रहा है पॉपुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इसमें हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हमारा बर्थ हो गया, एक हमारा डेथ है एंड माइग्रेशन। बर्थ में हम क्रूड बर्थ रेट के बारे में पढ़ेंगे, डेथ में हम क्रूड डेथ रेट के बारे में पढ़ेंगे एंड मैं आपको इसके फॉर्मूलाज भी बता दूंगी। माइग्रेशन के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम क्रूड बर्थ रेट के बारे में पढ़ लेते हैं। क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला है BI/P × 1000। अभी मैं आपको इसको डिटेल में बता दूंगी। इसका नंबर ऑफ लाइव, मतलब क्रूड बर्थ रेट का मतलब है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर। मतलब BI/P कर दो × 1000। BI यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ लाइव बर्थ एंड जो P है वो हमारा मिड ईयर पॉपुलेशन है। मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो क्रूड बर्थ रेट है वो नंबर ऑफ लाइव बर्थ, मतलब एक साल में कितने बच्चे हो रहे, लाइव बर्थ कितने हो रहे, और मिड ईयर पॉपुलेशन को अगर हम कैलकुलेट करें, डिवाइड करें एक साथ × 1000 तो हमारे क्रूड बर्थ रेट का आंसर आ जाएगा। सेम एज अगर हम क्रूड डेथ रेट की बात करें तो इसमें हम नंबर ऑफ डेथ, मतलब कितने डेथ हुए थे उस साल, अपॉन अगर हम अपॉन वो कर दे मिड ईयर पॉपुलेशन को × 1000 तो हमारा क्रूड डेथ रेट भी आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब आपको पता ही होगा, जब पीपल जो है वो शिफ्ट करते हैं या ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सपोज़ कोई ट्रैवल कर रहा है हरियाणा टू केरला, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। और माइग्रेशन भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। परमानेंटली माइग्रेट करना, अगर कोई हरियाणा से केरला परमानेंटली ट्रैवल कर रहा है उसके लिए, मतलब परमानेंटली माइग्रेट कर रहा है। टेम्प्रेरी बेसिस पे भी हो सकता है कि वो थोड़े टाइम के लिए माइग्रेट कर रहा हो या टेम्प्रेरी बेसिस पे कर रहा हो। और सीजनल होते हैं, जैसे कि कोई विंटर्स में केरला चला गया हो तो हम उसे सीजनल माइग्रेशन कहते हैं। और माइग्रेशन जो है वो विद इन अ कंट्री भी हो सकता है एंड अक्रॉस इंडिया से बाहर भी हो सकता है। माइग्रेशन में हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। प्लेस ऑफ ओरिजिन मतलब जहाँ से आप जा रहे हो, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया हरियाणा टू केरला, अगर आप जाओगे तो हरियाणा जो है आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन होगा, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन आपका केरला होगा। और माइग्रेशन जो है वो इन डायरेक्शन पे बेस्ड है। रूरल टू रूरल माइग्रेशन भी आपका हो सकता है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो सकता है। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन यूजुअली लोग जो है, जैसे कि अगर हम मेल एंड फीमेल की बात करें, जो मेल है वो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन तब करते हैं जब उनको वर्क या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ हो, एंड फीमेल जो है माइग्रेट मेनली मैरिज रीजन की वजह से करती हैं। तो हमारी जो डायरेक्शंस है वो है रूरल टू रूरल माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन एंड अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। अर्बन टू रूरल माइग्रेशन भी हो सकता है। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जैसे कि आप यूपी बिहार से लेके आप किसी मेगा सिटी में चले जाओ, जैसे कि दिल्ली मुंबई हो गया, वैसे ही। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पुश एंड पुल फैक्टर्स। इस माइग्रेशन के हमारे पुश एंड पुल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, पर इससे पहले मैं आपको 2 टर्म्स बता देती हूँ। एक होता है इमिग्रेशन और एक होता है एमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब माइग्रेट इनटू न्यू प्लेस, मतलब आप एक जगह से प्लेस ऑफ ओरिजिन से लेके आप प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में जा रहे हो, मतलब आप न्यू जगह में माइग्रेट कर रहे हो। एमिग्रेशन हो गया आप एक जगह से दूसरी जगह से निकल रहे हो, मतलब अगर आप जैसे कोई पुश फैक्टर है, मतलब आपको वो जगह छोड़नी है और आप उस जगह से निकल रहे हो, मूव आउट कर रहे हो बेसिकली। अब हम पुश एंड पुल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। पुश एंड पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। पुश फैक्टर्स मतलब किसी ऐसी जगह को, मतलब आप किसी जगह को छोड़ रहे हो, उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जिस वजह से आप उस जगह को छोड़ के उन पुल फैक्टर्स में जा रहे हो। पुश फैक्टर्स में आ जाएगा जैसे अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, बेरोजगारी आ जाएगा, पुअर लिविंग कंडीशन वहाँ पे होगा, पॉलिटिकल ट्रम्बल चल रहा होगा, मतलब वहाँ पे अनप्लीजेंट क्लाइमेट होगा या वॉर चल रही होगी, नेचुरल डिज़ास्टर्स बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे होंगे, या फिर एपिडेमिक्स जैसे कोविड-19 एक एपिडेमिक है। वहाँ पे बैकवर्डनेस है, मतलब किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है वहाँ पे। पुश फैक्टर्स यही थे आपके। पुल फैक्टर्स मतलब आप बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वहाँ जा रहे हो, बेटर आपको लगता है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, गुड लिविंग कंडीशंस के लिए, पीस और स्टेबिलिटी, प्लीजेंट क्लाइमेट मतलब मॉडरेट टेम्परेचर्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के रीज़न से आप जा सकते हो, बेटर सोशल लाइफ एंड फैसिलिटीज़ मतलब आपको बेसिक फैसिलिटीज़, वहाँ ट्रांसपोर्ट जो है ज़्यादा कन्वीनियंट हो सकता है, एंड एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए।
तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसमें बताया कि कैसे जो पॉपुलेशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, बदल रही है, जो कि हमने पॉपुलेशन ग्रोथ के टाइम भी पढ़ा, और यही चेंजेस को हम स्टेजेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे बताया कि कैसे जो पॉपुलेशन जो पहले थी वो बहुत ही रूरल थी, इलिटरेट थी। इस टाइम पे जो लोग थे वो एग्रीकल्चर में थे, इन्वॉल्व थे, इंगेज थे। इस टाइम पे एग्रीकल्चर में लोग इंगेज थे। बर्थ और डेथ रेट जो थी वो काफ़ी हाई थी, क्योंकि इस टाइम पे लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयरनेस नहीं थी। पर जब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो जो सोसाइटी थी वो अर्बन हो गई। इस टाइम पे लिटरेट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस वगैरह आने लग गई, जिससे बर्थ रेट जो है वो काफ़ी कम हो गए और डेथ रेट भी है जो कम हो गए, क्योंकि इस टाइम पे फॉरेन मेडिसिन वगैरह आने लग गई। हेल्थ केयर जो है वो बेटर होने लग गया। इसी को हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या डेमोग्राफिक साइकिल भी कहते हैं। अब हम अपने फर्स्ट स्टेज की बात करेंगे। फर्स्ट स्टेज में तो डेथ रेट था वो काफ़ी हाई था, और जो बर्थ रेट था वो भी काफ़ी हाई था, मतलब हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टालिटी था। मतलब हाई फर्टिलिटी मतलब बर्थ भी था और हाई डेथ भी था। हेल्थ में इतना कोई डेवलपमेंट नहीं था, टेक्नोलॉजी भी इतनी डेवलप नहीं थी। इस टाइम पे लोग जो थे एग्रीकल्चर में इंगेज थे, और इस टाइम पे फैमिली प्लानिंग वगैरह का भी ऐसा कुछ नहीं था। तो इस टाइम पे लोग जो थे वो बड़ी फैमिलीज़ वगैरह ही रखते थे, और वो उनके लिए बेनिफिशियल भी था, ताकि वो एग्रीकल्चर फार्मिंग का जब टाइम आए तो उसमें उनकी हेल्प भी हो जाए। और इसी में जब मोर चिल्ड्रन मतलब और बर्थ होता था तो वो कंपलसेट भी कर देता था फॉर डेथ्स, जिसकी मतलब ड्यू टू एपिडेमिक्स, डिजीज़ेस, क्योंकि इस टाइम पे फूड शॉर्टेज था, काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ थे, एपिडेमिक्स वगैरह भी थे। और अगर हम देखें 200 ईयर्स अगो, इस टाइम पे सारी जो कंट्रीज़ थी ना वो इसी स्टेज पे थी, हाई बर्थ और हाई डेथ की स्टेज पे। और जैसे कि कंट्रीज में आ जाएगी बांग्लादेश, रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स वगैरह। और इस टाइम पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो भी काफ़ी कम थी। नेक्स्ट स्टेज है हमारा हाई बर्थ रेट एंड रिड्यूसिंग डेथ रेट। मतलब इस टाइम पे जो डेथ रेट था वो भी काफ़ी डिक्लाइन हो रहा था, क्योंकि इस टाइम पे सैनिटाइजेशन वगैरह हो रही थी, इम्प्रूवमेंट हो रहा था हेल्थ केयर में, सैनिटाइजेशन में, जिस वजह से पॉपुलेशन भी जो थी वो धीरे धीरे बढ़ भी रही थी। और इसमें आ जाएंगे पीरू। स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो जो सेकेंड स्टेज में आ जाएंगे पीरू, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में से आप कह सकते हैं, पीरू, श्रीलंका, केन्या, क्योंकि इस टाइम पे डेवलपमेंट हो रहा था। लास्ट स्टेज है हमारा लो बर्थ रेट एंड फॉलिंग डेथ रेट। इस टाइम पे जो लो ग्रोथ हो रही थी पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे अर्बनाइज हो रही थी, एजुकेशन वगैरह आ रही थी, अवेयरनेस आ रही थी फैमिली प्लानिंग के बारे में, लोग जो थे वो लिटरेट हो रहे थे। एंड इससे हमें ये भी पता चलता है कि कैसे जो हमारे ह्यूमन बींग्स है वो कितने फ्लेक्सिबल है, कितनी जल्दी जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। इसमें आएगा जापान, कनाडा, यूएसए। इसमें बताया जैसे कि इसमें ये भी बताया हमें कि जैसे थर्ड स्टेज में जो है वो डेवलप कंट्रीज़ है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, उनको पता है फैमिली प्लानिंग के बारे में, वो लिटरेट है, इस टाइम तक एजुकेशन वगैरह भी आ चुकी है। तो इस वजह से जापान, कनाडा, यूएसए जो है वो डेवलप कंट्रीज़ में आ जाते हैं थर्ड स्टेज में। और जो सेकंड स्टेज है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, क्योंकि इस टाइम पे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही थी सैनिटाइजेशन में, हेल्थ केयर वगैरह में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। इसमें हम फैमिली प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। फैमिली प्लानिंग करना क्यों इम्पॉर्टेंट है इस बारे में करेंगे, और हम इस टॉपिक को और भी मतलब स्प्रेड कैसे कर सकते हैं, हम पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को कैसे स्प्रेड कर सकते हैं। फैमिली प्लानिंग का मतलब है हम प्लान करना, फैमिली में मतलब कितने बच्चे होंगे, उन लोगों के बीच में कितना एज गैप होगा, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है करना, क्योंकि इससे पॉपुलेशन जो है ग्रोथ लिमिट हो जाएगी, थोड़ा कम हो जाएगा, और वुमेन की हेल्थ जो होगी वो भी प्रोटेक्ट होगी। हम उनको बच्चों को जो है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी दे पाएंगे, क्योंकि हम अगर कम बच्चे होंगे तो हम बेटर उनके फ्यूचर पे फोकस कर पाएंगे। और इससे अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर को कैसे और स्प्रेड कर सकते हैं, बाय पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू हम इसे स्प्रेड कर सकते हैं अबाउट फैमिली प्लानिंग, या फ्री एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम दे सकते हैं ताकि उनको ईजिली अवेलेबल हो ये। और जो फैमिली जो अपनी लार्ज फैमिली अपनी फैमिली को और भी एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं, उन पर हम टैक्स लगा सकते हैं, मतलब उनको एक तरीके का टैक्स पे करना होगा। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब फैमिली प्लानिंग करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ताकि अगर कम पॉपुलेशन होगी तो हम ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, हम सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएंगे, हम फोकस कर पाएंगे एजुकेशन पे, जॉब्स पे, हाउसिंग पे या हेल्थ केयर सर्विसेज पे। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं। थॉमस मैल्थिस की थ्योरी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। थॉमस मैल्थिस की जो थ्योरी थी वो 1798 में आई थी।
इसमें बता रहे हैं कि कैसे जो हमारा पॉपुलेशन है वो टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है और जो फूड शॉर्टेज है हमारी वो भी बढ़ती जा रही है। अगर मतलब फूड शॉर्टेज जो है वो कम होती जाएगी, हमारा पॉपुलेशन और बढ़ रहा है और खाने की और भी कमी हो रही है, जिस वजह से फेमिन, डिज़ास्टर्स मतलब डिजीज़ वगैरह फैलेगी, वॉर हो सकता है। तो हम अभी से ना हमें अपने पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम सब जो ये मतलब हमें ऐसा मौका नहीं आना चाहिए कि फूड शॉर्टेज हो जाए, फेमिन आ जाए, डिजीज़ हो जाए, वॉर आ जाए। तो हमें अभी से अपने पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए। थॉमस मैल्थस की थ्योरी में हम यही पढ़ते हैं। तो यही था आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।